हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास पूर्व परीक्षा पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, पूर्व परीक्षा पर आधारित प्रश्नों के ऊपर रहने वाली है हमारी क्लास। तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी प्रश्नों की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, तो एक प्रश्न में हो सके तो थोड़ा टाइम लग सकता है। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। यह रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है यह अपराजिता। इसके अलावा नरेंद्र शर्मा हिंदी के लेखक, कवि तथा गीतकार थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। नरेंद्र शर्मा ने हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो गीत रहा, ये नरेंद्र शर्मा द्वारा ही लिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी जो यहाँ पे रचनाएं हैं, जैसे कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, ये तीनों ही नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह है, परंतु अपराजिता किनकी रचना है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। अगला प्रश्न। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म निम्न में से शांति निकेतन से शिवालिक, यह कोई यात्रावृत्त नहीं है। ठीक है, यह एक निबंध है। शांति निकेतन से शिवालिक यह एक निबंध है। तो किनके द्वारा रचित? शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित यह एक निबंध है। इसके अलावा रामविलास शर्मा ने अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित किया। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। इसके अलावा अत्र कुशल तत्रास्तु, अत्र कुशल तत्रास्तु, यह रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर का पत्र साहित्य है। रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर का पत्र साहित्य है। व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र है। किनके द्वारा रचित? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित यह एक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन को बहुत कम वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। ठीक है, इन व्यंजनों को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। अल्प प्राण वाले जो व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। इसके अलावा जो वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, क वर्ग में जैसे क, ख, ग, घ और अंग आ जाते हैं, उसी प्रकार च वर्ग में आ जाएंगे च, छ, ज, झ, य। तो इस प्रकार 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ण होता है, यह अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ण होता है, यह क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जबकि दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण व्यंजन। और महाप्राण व्यंजन के उच्चारण के समय मुख से वायु प्रवाह अधिक निकलता है, अर्थात अधिक वायु प्रवाह के साथ महाप्राण व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। जबकि अल्प प्राण व्यंजन में कम वायु प्रवाह को देखा जाता है। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन के उच्चारण के समय कम वायु प्रवाह को देखा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 5 वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद च, छ, ज, झ, इ, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, फिर आ जाएगा त वर्ग, त, थ, द, ध, न, फिर आ जाएगा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो इस प्रकार जो 5 वर्ग होते हैं, इसका जो पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ण होता है, यह अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जबकि दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है, यह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वधस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वधस्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। वधस्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। ये हिंदी के समकालीन शीर्ष लेखकों में से एक रहे, जो कि कहानी और नाटक लेखन की विधाओं के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ऋषिकेश सुलभ समकालीन शीर्ष लेखकों में से एक माने जाते हैं, जो कहानी और नाटक लेखक की विधाओं के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से लिपि के विकास का क्रम सोपान हो जाएगा। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि, ये इसका
सही क्रम है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। चित्रलिपि में क्या अच्छा ये लिपि क्या होते हैं, तो पहले हम जानते हैं लिपि क्या होते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है, अर्थात भाषा के लिखने के ढंगों को हम लिपि कहते हैं। इसमें से जो चित्रलिपि है ये सरलीकृत चित्र होते हैं, अर्थात चित्रों के माध्यम से, इसमें जैसे चित्रों के माध्यम से कह सकते हैं कि अपनी बात को व्यक्त करना, अर्थात चित्रों के माध्यम से बातें की जा सकती कह सकते हैं, ठीक है। सूत्रलिपि में क्या होता है, सूत्रलिपि में प्राचीन काल में सूत्र, रस्सी तथा पेड़ों की छाल आदि में गांठ दी जाती थी। प्राचीन काल में सूत्र, रस्सी तथा पेड़ों की छाल में गांठ दी जाती थी। किसी बात को सूत्र में रखने या सूत्र याद कर पूरी बात को याद रखने की परंपरा का संबंध ही सूत्रलिपि से रहा है, ठीक है। किसी बात को सूत्र में रखने या सूत्र याद कर पूरी बात को याद रखने की परंपरा का संबंध ही सूत्रलिपि से रहा है। प्रतीकात्मक लिपि में क्या होता है, तो प्रतीकात्मक लिपि में दूरस्थ व्यक्ति के विचार को उनके द्वारा भेजी गई वस्तुओं के सहारे जाना जाता था, ठीक है। प्रतीकात्मक लिपि में जो जैसे लोग दूर रहते हैं तो वो कुछ मतलब ऐसी वस्तुएं भेजते हैं, तो उन वस्तुओं के द्वारा ही लोग उनके विचार जानते थे, उनके विचार को समझ पाते थे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि तिब्बती चीनी सीमा पर मुर्गी के बच्चे का कलेजा, उसकी चर्बी के तीन टुकड़े तथा एक मिर्च लाल कागज में लपेट कर भेजने का अर्थ रहता था कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अर्थात वस्तुओं के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करना, मतलब जहाँ पे चिट्ठी भेजी जाती, जैसे कि चिट्ठी भेजी जाती थी तो उसके पहले क्या होता था कि वो लोग मतलब वस्तुओं को ही भेज करके अपने विचार व्यक्त करते थे वस्तुओं के माध्यम से। भावमूलक लिपि में क्या होता है कि भावमूलक लिपि चित्रलिपि का ही विकसित रूप है। चित्रलिपि में चित्र वस्तुओं को व्यक्त करते थे, ठीक है। चित्रलिपि के माध्यम से जो चित्रलिपि में जो चित्र बनाते थे वो वस्तुओं को व्यक्त करते थे, परंतु भावमूलक लिपि में स्थूल वस्तुओं के अतिरिक्त भाव को भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। भावमूलक लिपि में वस्तुओं के अतिरिक्त उसके माध्यम से भावों को भी व्यक्त किया जाता था कह सकते हैं भावमूलक लिपि में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोई वस्तु या व्यक्ति जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, तो अपादान कारक प्रयुक्त होता है। अपादान कारक में अलगाव की भावना को देखा जाता है, ठीक है। जैसे एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रही हो, ऐसी भावना देखी जाती है अपादान कारक में। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं पेड़ से आम गिरा, हिमालय से गंगा बहती है, अर्थात अलगाव की भावना का यहाँ पे पता चल रहा है। इसकी अगर परिभाषा देखें तो हम इस प्रकार हो जाएगा, जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहीं पे अपादान कारक होता है, ठीक है, वही अपादान कारक कहलाता है। अगला प्रश्न, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, तो तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की काव्य रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की काव्य रचना है। प्रकाशन वर्ष रहा 1985 ईस्वी। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। धुन के साथ गाई जाने वाली कविता हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। सोनेट अमोला त्रिलोचन की काव्य कृति है। इसके अलावा मुक्तिबोध और त्रिलोचन जी को अवध का किसान कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध और त्रिलोचन जी को अवध का किसान कवि कहा जाता है। त्रिलोचन की कुछ अन्य काव्य कृतियां हैं, जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, फूल नाम है एक शब्द। धरती, गुलाब और बुलबुल, फूल नाम है एक शब्द इत्यादि। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है। तो जो असत्य कथन है वह है, हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो जो बच गया वह आपका हो जाएगा असत्य। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, यह असत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इनमें से रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य,
यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। भारतेंदु का उपनाम रहा रसा। भारतेंदु की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई? 175। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या रही 70। इसके अलावा इन्होंने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है, यहाँ पे जो अपवर्ग, पंचक और भक्ति सर्वस्व है ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना रही। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो नीलू, नीलिमा, नीलूफर ये प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। नीलू, नीलिमा, नीलूफर भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। सन 2000 में यह उपन्यास लिखा गया। भीष्म साहनी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जैसे झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो इत्यादि। झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो इत्यादि ये सभी भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। मल्लीनाथ संस्कृत के टीकाकार रहे। ये काव्य, अलंकार, व्याकरण, स्मृति, दर्शन, ज्योतिष इत्यादि के लिए प्रसिद्ध विद्वान माने जाते थे। ठीक है, काव्य, अलंकार, व्याकरण, स्मृति, दर्शन, ज्योतिष आदि के प्रसिद्ध विद्वान माने जाते थे। कुमार संभवम 17 सर्गों का एक महाकाव्य है। मान्यता है कि कालिदास ने प्रथम 8 सर्गों तक ही रचना की है। ठीक है, प्रथम 8 सर्गों की ही रचना की है कालिदास ने। शेष सर्गों की रचना परवर्ती कवियों द्वारा की गई। इसके अलावा बल्लभदेव और मल्लीनाथ आदि प्राचीन टीकाकारों ने 8 सर्गों तक ही इस महाकाव्य पर टीकाएं लिखी हैं। कुमार संभवम का अर्थ क्या हो जाता है? कुमार का जन्म। कुमार संभवम का अर्थ हुआ कुमार का जन्म। पार्वती के इन 8 सर्गों में पार्वती के जन्म से लेकर शिव से उनके विवाह तक का कथानक वर्णित है। ठीक है, इन 8 सर्गों में पार्वती के जन्म से लेकर शिव से उनके विवाह तक का कथानक वर्णित है। अगला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या रहा? भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल रहा 1741 ईस्वी। इसके रचयिता रहे राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता रहे राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुव्रीहि समास। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हम, जैसे लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, जिसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ही प्रधानता बताते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास में किसी अन्य पद की ही प्रधानता होती है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी की बात की जा रही है यहाँ पे। श्वेतांबर यानी कि श्वेत है जिसके अंबर, श्वेत है जिसके अंबर, अर्थात सरस्वती देवी। अगला प्रश्न देखेंगे। सनी कज्जल चस झस लगन उपजयो सुदीन सनेहु क्यों ना निरपति हवै भोगवे लही सुदेशु सब सबू देहु। ठीक है, सबू देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो बिहारी के उपर्युक्त दोहे में, इस दोहे को एक बार और पढ़ने की कोशिश करते हैं। सनी कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदीन सनेहु क्यों न नृपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबू देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है। इस दोहे के माध्यम से बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का प्रकट हुआ है, अर्थात यह उनके ज्योतिष ज्ञान का प्रतीक है यह दोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्कंडेय की कहानी नहीं है, कौन सी? तो रामलीला मार्कंडेय की कहानी नहीं है, यह प्रेमचंद की कहानी है। यह कहानी उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई है, अर्थात मैं शैली का प्रयोग किया गया है इस कहानी में। ठीक है, मैं शैली का प्रयोग किया गया है रामलीला नामक कहानी में। बाकी जो कहानियाँ हैं यहाँ पे ये सभी मार्कंडेय की कहानी है, मार्कंडेय की रचनाएं हैं कह सकते हैं। आगे है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है। काव्य का लक्षण निर्धारित करना ही काव्य शास्त्र कहलाता है। ठीक है, काव्य का लक्षण निर्धारित करना ही काव्य शास्त्र कहलाता है। लक्षण का अर्थ होता है असाधारण धर्म। लक्षण का अर्थ होता है असाधारण धर्म, असाधारण धर्म। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि काव्य का वह असाधारण धर्म
जिससे यह पता चलता है कि काव्य जो है वह काव्य क्यों है। ठीक है, अर्थात काव्य में ऐसा क्या असाधारण धर्म है जो उसे काव्य बनने पर मजबूर करता है, अर्थात जिसके माध्यम से वह काव्य कहलाता है, कह सकते हैं। ठीक है, काव्य का ये लक्षण का अर्थ क्या हुआ, असाधारण धर्म। तो अर्थात किसी भी साहित्य में वे कौन से लक्षण हैं जिस आधार पे आप उसे काव्य कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी साहित्य में वे कौन से लक्षण हैं जिस आधार पे आप उसे काव्य कह सकते हैं, वह लक्षण ही असाधारण धर्म है। ठीक है, उस लक्षण का अर्थ ही है असाधारण धर्म। भारतीय काव्यशास्त्र में परिभाषा को लक्षण शब्द से अभिहित किया जाता है। जो भारतीय काव्यशास्त्र उसमें परिभाषा जो है उसे लक्षण शब्द से अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुलंकषा किसका पर्यायवाची है। कुलंकषा नदी का पर्यायवाची है। कुलंकषा नदी का पर्यायवाची है। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है। तो यह पंक्तियां परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। परिसंख्या अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। इस अलंकार का अर्थ क्या हुआ, तो एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव होने पर भी, ठीक है, एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव होने पर भी अन्यत्र निषेध कर उसका एक स्थान पर वर्णन करना ही परिसंख्या अलंकार कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई एक वस्तु है जो अनेक स्थानों में उपस्थित है, परंतु सभी स्थानों में उसका वर्णन न करके, यानी कि सभी स्थानों से उसका वर्णन एक तरह से निषेध कर उसका एक स्थान पर ही वर्णन करना परिसंख्या अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। रचनाकार इसके कौन रहे, तो रणेंद्र। ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार रणेंद्र। इस उपन्यास में आदिवासी समाज की समस्याओं का चित्रण किया गया है। प्रकाशन हुआ इसका 2009 में। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित भी है यह उपन्यास। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित भी किया गया है इस उपन्यास को, ग्लोबल गांव के देवता को। अगला प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। तो राजा तद्भव शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है। तो यह कथन है अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति। किसने कहा है यह कथन, तो आचार्य शुक्ल ने यह कथन कहा है। किनके प्रति, तो अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति। अगला प्रश्न, निम्न में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में रहते हैं। यह महाकाव्य के संबंध में, महाकाव्य के लक्षणों के विषय में असत्य कथन है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत एवं करुण में से किसी एक रस की स्थिति अंगी रूप में तथा अन्य रसों की अंग रूप में होती है। ठीक है, महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत एवं करुण में से किसी एक रस की स्थिति, ठीक है, अंगी रूप में तथा अन्य रसों की अंग रूप में होती है। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न देखते हैं, गणनावाचक शब्द अयुत्तम, यहाँ पे हलंत हो जाएगा म में। गणनावाचक शब्द अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा है। चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा है। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से सन 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चेहरे अनेक का पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से सन 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है इसमें। ठीक, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।